Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance very fast. Okay. I will speak the name. You have to say yes. Kirmi Chaudhary, Present, sir. Angel, Anirudh, Dhruv, Priyanka, Present, sir. Pooja, Present, sir. Bhumika, Yes, sir. Mitesh, Sahil, Steffi, Present, sir. Om Patel, Keshvi Rana, Present, sir. Krupal Gamit, Darshnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Vansh, Mayur, Khushbu, Nirali, Lisa, Present, sir. Lisa, okay, Tanushri, Present, sir. Deep, Deep Chaudhary, Tanvi, Present, sir. Shivani, Kenil, Sanjo, Aditi, Present, sir. Zeel, Yes, sir. now SPV students, Aditya, Yes, sir. Varshil, Kushi Patel, Present, sir. Sir, Varshil present. Yash Moradia, Neil Patel, Present, sir. Bhavna Sharma, Present, sir. Dhruv, Present, sir. Vraj, Present, sir. Chandan, Brut, Present, sir. Abhishek, Present, sir. Kush Present, sir. Kush Patel, Present, sir. Priyanshi, Present, sir. Dharmik, Present, sir. Laksh, Present, sir. Harsh, Present, Nandini, Present, sir. Manisha, Present, sir. Sanjana, Jayveer, Pallav, देवराज, हर्षिल। चलो हो गया अटेंडेंस। विद इन 4 मिनट्स हमारा अटेंडेंस हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। देखो अब कौन कौन बचा है जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। मेरे को लगता है ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है अटेंडेंस का, फटाफट से हमारा अटेंडेंस हो जाता है एकदम। चलो, और थोड़ा आपको क्लास का फील भी आ जाता है, हम क्लास में ही हैं, ऐसा ही लगता है ना। चलो अब किसका अटेंडेंस रह गया जल्दी से दिखा दो चैट बॉक्स में फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ, कैनिल, ओम पटेल, वंश दलाल, ओम पटेल, वंश दलाल, और कौन आया है, साहिल शेख। ये वो बच्चे हैं जिनका स्पीकर काम नहीं करता है, सॉरी माइक काम नहीं करता है। साहिल, और कौन है, निराली चौधरी। बस कोई रह गया क्या, मितेश सैनी, दर्शनिका गामित। कई बच्चे आराम से आ रहे हैं।
हर्षिल। अटेंडेंस का नाम लेते ही सब हाजिर होते हैं बराबर। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई रह गया तो बताओ बेटा। जयवीर, दर्शित, दर्शित आ गया? ओके, दर्शित ऑल्सो ज्वाइंड, जयवीर हैज ऑल्सो ज्वाइंड, हर्षिल हैज ऑल्सो ज्वाइंड, दर्शनिका गामित हैज ऑल्सो ज्वाइंड। वर्षिल, हाँ वर्षिल का तो हो ही गया ना, बट वर्षिल आपका हो गया अटेंडेंस, पहले ही होगी। ओके, मयूर मराठे, बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं, क्या बात है? मयूर मराठे, गामित कृपल, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ओके, पल्लव जगानी भी आ गया, पल्लव जगानी एंड यश मोराडिया। पल्लव जगानी बेटा मॉर्निंग क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से? मॉर्निंग क्लास में कहाँ गायब हो जाते थे? मॉर्निंग इवनिंग दोनों कंपलसरी है बेटा। सिलेबस अभी बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है अपना, और दोनों क्लासेस अटेंड करो, दोनों कंपलसरी है, बिल्कुल भी स्किप मत करो। सबके लिए कह रहा हूँ मैं, एक या दो के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है? हाँ, बोर्ड वाली क्लास, जेई वाली क्लास, दोनों इंपॉर्टेंट समझ के चलो अब आप, है ना? दोनों ही आपके लिए उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट, हमें दोनों में टारगेट लेके चलना है प्रॉपरली। चलो क्लास स्टार्ट करते आज। हम तो डिस्कस कर चुके थे अभी तक। हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो फ्लक्स होता है, वापस से एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं फटाक से। आपका जो फ्लक्स होता है, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस हम डिस्कस कर रहे थे। ओके ओके, यस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, नाउ इट्स विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल। अब देखो बेटा, अब विजिबल है क्या? यस सर। ओके बेटा, तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। स्क्रीन छोटी हो गई। स्क्रीन छोटी हो गई? हाँ, न्यू अपडेट में बंगर है, मतलब समझा मोबाइल नहीं। वर्जन। स्क्रीन तो बराबर ही दिखाई दे रही है ना? हाँ, हमारे में अच्छा, तो मोबाइल में देख रहे हो उनके न्यू वर्जन में। अच्छा अच्छा, तो बेटा थोड़ा एडजस्ट करो। मोबाइल वाले प्रिफर किया करो आप पीसी पे या फिर लैपटॉप पे बैठो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल इज ऑल्सो गुड, ठीक है? सर, अपडेट अनइंस्टॉल कर देंगे फिर से। हाँ, उसको एक बार चेक कर लेना, अपडेट अनइंस्टॉल कर देना, या फिर अपडेट बाद में कर लेना ना, क्लास के बाद कर लेना, जैसा भी अच्छा लगे। निकालना है, अपडेट करना नहीं है सर। अच्छा अच्छा, अपडेट की वजह से इशू आ रहा है ऐसा? हाँ सर। ओके ओके ओके, ऐसा तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, कोई चीज़ अपडेट करो और इशू आ जाए। चलो ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस हमने क्लास में स्टार्ट किया था, और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता, क्या है इसका बेसिक मतलब? ये होता है कि आप किसी भी कॉइल में अगर करंट को पास करते हो, ठीक है, किसी भी कॉइल में जब आप करंट को पास करते हो, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल के एरिया को कट करके जाती है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इतना सा मतलब है इसका। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी कॉइल में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो उसी कॉइल को कट करके जाती है, जिसकी वजह से फ्लक्स पैदा होता है, और उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ये इसका कंसेप्ट, ठीक है? तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो फ्लक्स पैदा होता है
वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा आप करंट उस कॉइल को दे रहे हो। जितना ज़्यादा आप करंट दोगे उस कॉइल को, उतना ज़्यादा उसमें फ्लक्स क्रिएट होगा, है ना। तो हमने यहाँ से देखा था phi इज इक्वल टू L टाइम्स I, वेयर L इज योर नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज योर कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और यू कैन से सेल्फ इंडक्टेंस। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो फ्लक्स होता है इसका यूनिट होता है वेबर, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो आपका जो L होता है इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर। इसको हम हेनरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हेनरी भी बोलते हैं, इसको हम हेनरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना डिस्कशन किया था। इसके बाद क्या किया था, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था, क्योंकि हमें पता है फैराडेज का लॉ यही बोलता है कि अगर आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है देन EMF will also generate, and that EMF will be equal to minus d phi by dt according to Faraday's law, where minus sign indicates that it will always oppose the cause which is producing the EMF. Minus sign indicates it will always oppose the cause which is producing it, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमें इस तरह का एक रिलेशन मिलता था d by dt ऑफ Li। तो L आपका कांस्टेंट होता था, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता था, और आपको मिलता था माइनस L di by dt, ठीक। इस रिलेशन तक हमने स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास में। ये आपका EMF प्रोड्यूस होता था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, है ना, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतना समझते हो तो आप सपोज करो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और उस सोलेनॉइड में हमने क्या किया, करंट को पास कराया, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरह की ऐसे कॉइल ही होती है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट किया तो हुआ क्या, इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो। अब जैसे ही इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे आपका करंट का वैल्यू, करंट की वजह से क्या हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसी करंट की वजह से इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल के एरिया को कट करके जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का क्लोज लूप फॉर्म करती है, और हम ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो सोलेनॉइड होती है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड will always behave like a bar magnet। करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो आपका होता है, this will always behave like a bar magnet, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके थे। अब सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे इस तरह का है कि जब आपने किसी सोलेनॉइड में करंट को पास किया, इसकी वजह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो कितनी होती थी, दैट इज μ0 टाइम्स n into I, where n is your number of turns per unit length, number of turns per unit length, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस करंट की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसी कॉइल के एरिया को कट किया, है ना, इसलिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हो। जब खुद की कॉइल में करंट की वजह से, खुद की कॉइल में करंट की वजह से फ्लक्स पैदा होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसी को तो हम बोलते हैं ना सेल्फ इंडक्टेंस, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। खुद की वजह से खुद ही में ईएमएफ प्रोड्यूस करना, ठीक है।
तो कॉइल भी मैंने जिस कॉइल में करंट पास किया उसी की मैग्नेटिक फील्ड ने उसके एरिया को कट किया, जिसकी वजह से फ्लक्स पैदा हुआ और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी पैदा होती है, हमें पता है, म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई, इसके बराबर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स पैदा होगा, चलो वो निकालते हैं। तो पहले तो हमें फ्लक्स का डेफिनेशन पता है। फ्लक्स इज डिफाइन एज योर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एज योर क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस। ठीक है, अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई। एंड सपोज करो एक कॉइल का आपका एरिया, ये सर्कुलर कॉइल है ना आपकी, इसका रेडियस सपोज करो r है ना, तो एक कॉइल का एरिया कितना होगा, अगर एक टर्न की बात करूं तो एक लूप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर एक लूप की बात करूं तो एक लूप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे एक लूप का एरिया पता चल गया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और अब आप जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड को उस एक लूप के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उस एक लूप में कितना फ्लक्स पैदा हुआ। ठीक है, इस एक टर्न में या फिर एक लूप आप बोल सकते हो, इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी जिसकी वजह से इतना फ्लक्स पैदा हो। ठीक है, तो ये तो एक टर्न की वजह से हमने फ्लक्स निकाल लिया। अच्छा, तो चलो निकालते हैं एक टर्न में ईएमएफ कितना पैदा होगा। तो ईएमएफ हमें पता ही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे विच इज डिफाइंड एज माइनस डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं विच इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो उसको डिफरेंशिएट करो विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, अब जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लो। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, रेडियस भी आपका कॉइल का कांस्टेंट। तो आपका चेंज क्या कर सकता है, करंट चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने देखो डीसी सोर्स लिया है इसलिए आपका करंट भी कांस्टेंट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसी सोर्स लगा दूँ तो आपका करंट चेंज जरूर करेगा। करंट तो हमें चेंज कराना ही पड़ेगा। तो डीसी सोर्स की बजाय मैं इसको एसी सोर्स से रिप्लेस करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। करंट का चेंज कराना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई सोर्स लगा है ना जिससे आपका करंट का वैल्यू चेंज हो सके। करंट का वैल्यू वेरिएबल रखो, है ना, सब चीज़ें ही कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर डिफरेंशिएट किसको करोगे। तो ये सब चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, करंट आपका वेरिएबल है। तो मैं लिख सकता हूँ डी आई बाई डी टी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जितने भी आपके बचे हैं विच इज म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। तो इतना आपका ईएमएफ जनरेट हो जाए। ठीक है, ये आपका जो ईएमएफ पैदा हुआ है ये एक टर्न में पैदा हुआ। ठीक है, दिस ईएमएफ इज फॉर वन टर्न। वन टर्न की वजह से आपका इतना ईएमएफ जनरेट होगा। आप सपोज करो आपके सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो एल लेंथ के बराबर है। सपोज योर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड सोलेनॉइड की जो आपकी लंबाई है वो एल के बराबर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। दिस इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे सोलेनॉइड। अब जैसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं इस ईएमएफ से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज ईएमएफ फॉर वन टर्न,
तो मुझे नेट ईएमएफ मिल जाएगा पूरे सोलेनॉइड। ठीक है, जैसे ही मैं इस ईएमएफ को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ, जैसे ही मैं इस ईएमएफ को टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नेट ईएमएफ मिल जाएगा पूरे सोलेनॉइड। तो पूरे सोलेनॉइड का आपका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू E1 इंटू ईएमएफ फॉर वन टर्न इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज N इंटू L। ठीक है, दिस विल बी योर नेट ईएमएफ जनरेटेड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से E1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, म्यू नॉट N पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस DI/dt विच इज म्यू नॉट N पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस DI/dt which will be multiplied by N into L। ठीक है, तो यहाँ से आपको नेट ईएमएफ कितना मिल जाएगा, नेट ईएमएफ जो आपका हो जाएगा विच इज म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L इंटू माइनस DI/dt। ये आपका नेट ईएमएफ हो जाएगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे तो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था वो ये होता था, E इज इक्वल टू माइनस LDI/dt। दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, इफ यू कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2। ठीक है, इफ यू कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन तो आपको यहाँ से इंडक्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा विच इज म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L। तो इंडक्टेंस का वैल्यू सोलेनॉइड के लिए आपको मिल जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि एक सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया रहेगा, उसका रेडियस आपको पता रहेगा, उसका लेंथ आपको पता रहेगा और आपको फाइंड करना रहेगा इंडक्टेंस। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करके इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दिस इंडक्टेंस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दिस इंडक्टेंस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड। This inductance is known as self inductance in solenoid। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, कैसे इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड में। बहुत बढ़िया। अब सपोज करो करंट को अगर मुझे इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो मेरे पास कई तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा तरीका और सिंपल तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास कोई डीसी सोर्स है, इस तरह की कोई बैटरी है, और अगर मुझे करंट को चेंज करना है, मतलब इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है टाइम के साथ, तो मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट इज नोन एज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये मैंने यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया और मैं इससे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा। इससे मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ही आपने रियोस्टेट के साथ अपने सर्किट को कनेक्ट किया, तो जैसे ही आप इसको स्लाइड करवाओगे, आगे स्लाइड कराओगे, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। पीछे स्लाइड करवाओगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा।
और सपोज करो V वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और आपका करंट का वैल्यू होता है V अपॉन R, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका करंट का वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल तो कांस्टेंट है बैटरी के क्रॉस, ठीक है। तो ये डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट हमें हेल्प करता है करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने में। और जैसे ही करंट आपका एक बार वेरिएबल हो गया, तो हमें पता ही है इस वेरिएबल करंट की वजह से आपका EMF जनरेट होता है, विच इज इक्वल टू -L/di/dt, ठीक है, -L/di/dt, where L is known as self inductance, L is known as your self inductance। तो सपोज करो मैंने क्या किया, इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा दिया, है ना। इस सर्किट में मैंने क्या किया, एक इंडक्टर लगा दिया। जैसे कि ये मेरा इंडक्टर है, इंडक्टर का मतलब यहाँ पे कुछ कॉइल्स हैं, इस तरह से हम इंडक्टर को शो करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका सिंबल होता है। इंडक्टर को अगर आपको शो करना है, इस तरह की आप कॉइल शो कर सकते हो। और मैंने इस इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और इस बैटरी को मैंने रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया, विच इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। अब हमें पता है जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इस करंट की वजह से ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर EMF जनरेट होता है, और वो EMF किसके बराबर होता है, -L/di/dt, है ना। EMF किसके बराबर होता है, -L/di/dt, और ये आपका रेजिस्टेंस है। लेट्स से दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब अगर बड़े ध्यान से मैं देखूं, तो ये आपकी सर्किट जो है एक कंप्लीट क्लोज सर्किट फॉर्म हो रही है। दिस सर्किट इज योर कंप्लीट क्लोज सर्किट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस इंस्टेंट पे, है ना, इस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, जब आपका करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इसमें जो करंट का वैल्यू होगा, क्या वो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा, क्या वो 0.5 एम्पियर से कम होगा, क्या वो 0.5 एम्पियर से, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 12 ओम, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे मैंने इस रियोस्टेट को कनेक्ट किया है, उस इंस्टेंट पे इसका रेजिस्टेंस 12 ओम के बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इंस्टेंट की अगर बात करूं, तो इसमें क्या आपका करंट 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा, या फिर करंट 0.5 एम्पियर से कम होगा, या फिर 0.5 एम्पियर के बराबर होगा, या फिर वी कांट से एनीथिंग। क्वेश्चन ये है कि जिस इंस्टेंट पे मैंने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, और उस वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इस इंस्टेंट पे है 12 ओम के बराबर, पोटेंशियल तो हमें पता ही है 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि करंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो करंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है। पहले जो हम सर्किट सॉल्व करते थे, वहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता था,
एक बैटरी होती थी और हम यहाँ से करंट का वैल्यू निकाल देते थे। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है और 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम करंट का वैल्यू ऐसे निकाल देते थे, विच इज़ V/R 6/12 विच इज़ इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये तो हम तब करते थे जब हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता था और एक बैटरी होती थी, तो 0.5 एम्पियर हमारा आंसर आता था। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चलता है कि 0.5 एम्पियर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर भी लगा हुआ है और इंडक्टर की वजह से जो EMF जनरेट होता है वो हमें पता है कितना जनरेट होता है, विच इज़ -LdI/dt के बराबर इतना EMF आपका क्रिएट होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, 0.5 एम्पियर तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो आपका करंट 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा या तो आपका करंट 0.5 एम्पियर से कम होगा। तो अब फाइंड करते हैं कि वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, अब सपोज करो इस सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट जब आपका फ्लो कर रहा है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा? आप किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगा सकते हो इस क्लोज सर्किट में, है ना। वोल्ट लॉ लगा लो, तो वोल्ट लॉ से आपको पता चल जाएगा। देखो, किरचॉफ वोल्ट लॉ लगाओ सब। 6 - LdI/dt, नेट EMF इतना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू योर I/R। ठीक है ना। नेट EMF आपका इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपका करंट का वैल्यू कितना आएगा? ध्यान से देखोगे तो करंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 6 - LdI/dt अपॉन 12। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ कि करंट 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। इस इक्वेशन को देख के क्या आप बता सकते हो? हाँ, 0.5 एम्पियर से कम होगा। ये हमें ऐसा लगता है 0.5 एम्पियर से कम होगा। अच्छा, मेरे को एक पॉइंट आपको और बताना चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। 12 ओम रेजिस्टेंस तो मेरा ये इंस्टेंट पे है कि जब मैंने अपने पॉइंटर को इधर रखा हुआ है। अब सपोज करो मैंने पॉइंटर को राइट साइड मूव कराना स्टार्ट किया। मेरी बात को गौर करना हो। मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को राइट साइड मूव करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं इस पॉइंटर को राइट साइड मूव करूंगा, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 12 ओम से 13 ओम, 13 ओम से 14 ओम, 14 ओम से 15 ओम। समझ आ रही है सब? रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सर कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा, जिनको कुछ नहीं समझ आया वो इधर देखेंगे। अच्छा, फिर से डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ो आप, अभी नहीं समझ आया तो इसको भूल जाओ। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। 1 मिनट के लिए आप इधर आ जाओ। सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट आपको समझ आया सबको? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये सबको पता चला? फिर से आ जाओ। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा, है ना, कोई बात नहीं है, फिर से समझेंगे। सपोज करो, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? 1 मिनट, ये बीच में किसने स्क्रीन शेयर कर दिया था? पुष्प पटेल। अब देख लो, अब सही है? नाउ इट्स विजिबल प्रॉपरली।
चलो ठीक है, ये फिर से किसी ने दिक्कत करी क्या बीच में? नहीं ठीक है, अब ठीक। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट हमने देखा। सेल्फ इंडक्टेंस का यही कंसेप्ट होता है कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट का फ्लो करवा रहे हो तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल को कट करके जाती है, और जब उसी कॉइल को कट करती है, उसके एरिया को कट करती हुई जाती है, तो उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता है। अब जब फ्लक्स पैदा होता है तो फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स में जब चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे का लॉ, और वो ईएमएफ किसके बराबर होता है? माइनस d∅dt के बराबर होता है। ठीक है, ये तो था सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट। तो हमने क्या किया, एक सोलेनोइड ले लिया और उस सोलेनोइड पे क्या किया, उस सोलेनोइड को हमने करंट पास किया। ठीक है, सोलेनोइड को हमने क्या किया, करंट पास किया। अब जैसे सोलेनोइड को करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करती हुई जाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स पैदा हो, और उस फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, तो वही बातें हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम सर्किट में क्या पढ़ते थे, हम सिंपल सीधा साधा सर्किट पढ़ते थे इस तरह का, जिसमें आपका क्या होता था, एक रेजिस्टेंस लगा होता था और एक बैटरी लगी होती थी, और हम यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस तरह से लगाते थे ना, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो जब मैं इधर मूव करूँगा तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जब रेजिस्टेंस के पास जाऊँगा तो आपका पोटेंशियल कम होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता था, किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगा के V माइनस IR इज इक्वल टू 0, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यही होता था ना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो यही मैं लगाता था, तो यहाँ से मुझे मिलता था V इज इक्वल टू IR। सही बात है कि नहीं बात, बोलो ना। अरे ये तो सबको समझ आता है ना इतना तो। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस की जगह क्या किया, रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक इंडक्टर लगा। अब ये इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में जब करंट पास होता है, ठीक है, और इस इंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ, है ना, एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट का, और ये वेरिएबल रेजिस्टर आपको इस इंस्टेंट पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 12 ओम। ठीक है ना, जिस इंस्टेंट पे मैंने इसको कनेक्ट किया है, इस इंस्टेंट पे इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, और इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा I। ये आपका इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस भी आपको चलो दिया हुआ है L। ठीक है, इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है L। अब होता क्या है, जब इस इंडक्टर में करंट एंटर होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो। ठीक है, इस इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया था, विच इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। इतना ही होता था ना। अरे बताओ तो, यहाँ तक तो सबको समझ आता है? अरे यहाँ तक सबको समझ आता है ना अपना? तो यहाँ तक अगर हमें समझ आता है तो हमें इतनी बात भी समझ आनी चाहिए कि अगर मैंने इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराया, अब जब मैं इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। पहले अगर 12 ओम था तो सपोज करो जब पॉइंटर यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका रेजिस्टेंस 13 ओम हो जाएगा। जब पॉइंटर यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका रेजिस्टेंस 14 ओम हो जाएगा। इस तरह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराया है इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंटर को लेफ्ट साइड मूव कराता इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता। तो मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराऊंगा, जब मैं इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराऊंगा तो इस सर्किट में जो करंट होगा
वो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा या फिर 0.5 एम्पियर से कम होगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, जब मैं इस पॉइंटर को राइट साइड मूव कराऊंगा तो इसमें करंट जो होगा क्या वो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा कि 0.5 एम्पियर से कम हो। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस कॉइल में लूप लॉ लगा दिया। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने यहाँ पे लगाया। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जैसे आप यहाँ पे लगाते थे, जैसे आप ये वाली कॉइल में लगाते थे क्लोज सर्किट में, वैसे ही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपकी और ऐड हो गई है कि ये वाला इंडक्टर आपका ऐड हो गया, और इस इंडक्टर की वजह से आपका जो ईएमएफ होगा वो होगा -L/di/dt। ठीक है, तो आपका नेट जो इफेक्टिव जो आपका पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा 6 -L/di/dt अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपका कितना है, इस समय आपका रेजिस्टेंस है 12 ओम के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा करंट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक सबको समझ आया? अभी इस इक्वेशन को देख के 99% लोग यही बोलेंगे कि सर लेस देन 0.5 एम्पियर होना चाहिए। 99% जनता यही बोलेगी कि सर लेस देन 0.5 एम्पियर आंसर होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से गौर करो इस सिचुएशन को तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे आप पॉइंटर को राइट साइड मूव करोगे तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपका करंट का वैल्यू जो आपका di/dt है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। di/dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो di/dt वाला जो पार्ट है आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव जब कंबाइन होगा तो आपका करंट जो होगा वो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? हाँ, तो इक्वेशन को देख के जो हमें लगता है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। तो आपको उस चीज़ को फील करोगे तब आपको पता चलेगा कि करंट का जो वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो इतनी बात अगर आप समझते हो तो अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो? सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस में आपको कुछ नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में इससे ज़्यादा आपको वो कुछ नहीं पूछेगा। तो हम आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट अगर आपको क्लियर है तो अब आ जाओ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में कितना एनर्जी आपका स्टोर होता है? तो इंडक्टर का जो प्रिंसिपल है ना, वो बिल्कुल कैपेसिटर की तरह होता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखो, इंडक्टर का जो फंडा है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर आपका क्या करता था? चार्ज को स्टोर करता है ना। जब आपका कैपेसिटर आप इस तरह से कनेक्ट करते थे तो कैपेसिटर को जब आप चार्ज देते थे तो उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता। कैपेसिटर में क्या होता? एनर्जी स्टोर होता। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होता था, वैसे ही इंडक्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होगा। इंडक्टर बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होता है। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होता था, वैसे ही इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब कितना एनर्जी स्टोर होगा अगर हमें ये फाइंड करना है ना, अगर कितना एनर्जी स्टोर होगा अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है, तो चलो सर्किट बनाते हैं और फाइंड करते हैं कि एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो सबसे पहले एक इंडक्टर कनेक्ट करोगे। दिस इज योर इंडक्टर। इंडक्टर को कनेक्ट कर दोगे रेजिस्टेंस के साथ, और इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दोगे इस बैटरी के साथ। अभी आपने अपना स्विच को ओपन रखा है, कुछ टाइम बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये आपका इंडक्टर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, इसका ईएमएफ है E। इस तरह से आपने एक सर्किट बना दी। अब आपने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। इस स्विच को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस करंट की वजह से क्या होगा, इस करंट की वजह से इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है वो होता है -LdI/dt। इतना ईएमएफ इस इंडक्टर में जनरेट होगा। ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लोगे तो ये चैप्टर आपका एकदम 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हमने इसमें करंट का फ्लो करवाया, तो करंट की वजह से क्या हुआ, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब आपका सर्किट हो गया है क्लोज्ड। अगर आपका सर्किट एक बार क्लोज हो गया, यू कैन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेज दैट नेट पोटेंशियल इन योर क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लोज सर्किट में जितना नेट पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर हो। तो चलो नेट पोटेंशियल निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा क्लोज सर्किट में। तो ये हो जाएगा योर ईएमएफ E -LdI/dt -I into R which is equal to 0। नेट पोटेंशियल आपका 0 के बराबर हो गया। ये बैटरी का हो गया, ये आपका इंडक्टर का हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हो गया। ठीक है, तीनों का हमने ईएमएफ लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। अब जैसे ही आपने ये किया, तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E into I dt, E into I dt, I dt से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय I into dt। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ।
E into I dt, which is minus L I di minus I square R dt, which is equal to 0. ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि अभी मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। पहली चीज़ तो ये है, देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E इंटू आई डी टी विच इज़ इक्वल टू, पेन को क्या हो गया, हाँ ठीक है, आई कैन राइट हियर E इंटू आई डी टी विच इज़ इक्वल टू एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर आर डी टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to t, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, जब आपका टाइम 0 था तो आपका करंट भी 0 था, जब आपका टाइम t हो गया तो आपका करंट I हो गया। जब आपका टाइम 0 था तो आपका करंट भी 0 था, जब आपका टाइम t हो गया तो आपका करंट I हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने जो बैटरी से जो एनर्जी दिया, ये आपका जो एनर्जी है ये बैटरी ने दिया। जो बैटरी ने एनर्जी दिया वो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया। पहला पार्ट तो ये वाला कि जो एनर्जी आपका इंडक्टर में स्टोर हुआ, ये इंडक्टर में स्टोर हुआ वो वाला एनर्जी है, और ये एनर्जी आपका थर्मल एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में आपका लॉस हो। बैटरी से जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया उस एनर्जी के दो पार्ट्स में डिवीजन हो गए। पहला पार्ट तो आपका इंडक्टर में स्टोर हो गया और दूसरा पार्ट आपका हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ हमें तो यही फाइंड करना था। तो इंडक्टर में आपका इतना एनर्जी स्टोर हो गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका एनर्जी आ जाएगा जो इंडक्टर में स्टोर हुआ, विच इज एल आई डी आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to I। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अभी कैपेसिटर की एनर्जी से कंपेयर करोगे तो कैपेसिटर में भी आपको ऐसा ही कुछ रिलेशन मिलता था, है ना। कैपेसिटर में भी जो एनर्जी स्टोर होता था वो एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टोर होता था, और ये वाला जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, विच इज हाफ एल आई स्क्वायर। This result is very important, that is energy stored in inductor। तो क्वेश्चन इस इक्वेशन पे डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको इंडक्टेंस दिया होता है, करंट दिया होता है, बोला होता है कि उस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल दोगे हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो निकाल लिया, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ये वाली जो एनर्जी है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।